होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम किया जाता है। और जब दोनों को मिलाया जाता है, आधे हिस्से में एन टाइप इंप्योरिटी, आधे हिस्से में पी टाइप, तो मिलके जो डिवाइस बनता है उसका नाम क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। तो यार इस पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने बात करी थी यार, जैसे ही हम इनको आधे हिस्से में एन टाइप आधे हिस्से में पी टाइप बनाते हैं तो ये अनस्टेबल स्टेट है। थोड़ी देर में इसके अंदर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह पे और होल अपनी वाली भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाले इलाके में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बहुत देर तक चल नहीं पाता है। और उसकी वजह क्या है कि यार इन दोनों रीजन में नियर द जंक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते थे डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इसको पार करके किसी इलेक्ट्रॉन को जाना ये सबके बस की बात। कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन कहीं से फोटोन पाके इस बाउंड्री को पार कर जाते होंगे, और उसकी वजह से जो करंट आता होगा, यार अगर इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट गए हैं तो करंट हम कहां दिखाते थे? लेफ्ट से राइट, और उस करंट का नाम हमने क्या दिया था? डिफ्यूजन करंट, है ना। फिर मैंने कहा था यार जब भी कभी ऐसा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएगा, या कोई होल भी यहां से यहां जा सकता है, तो जो करंट आएगा उसको हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, क्योंकि ये जा क्यों रहा है? भीड़ को इक्वेट करने के चक्कर में। तो इस करंट का नाम क्या है? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट हमेशा कहां से कहां की तरफ दिखाया जाएगा? यार कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जहां चलता है उसकी उल्टी तरफ क्या होता है? आई डिफ्यूजन। फिर मैंने कहा था यार कि इस रीजन में कभी कोई चार्ज रुक नहीं सकता, वो चार्ज या तो यहां लौट आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इधर लौट आएगा, होल होगा तो इधर। क्या इस रीजन में केवल और केवल एटम एग्जिस्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं? तो कभी कभी क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ये पार करता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीमेंट हो जाता होगा, तो इन भीड़ में से कोई एक एटम फोटोनिक एनर्जी पाके और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर पाके क्या करता होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करा देता होगा। और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चला जाता है और होल अपने एरिया में चला जाता है। और ये क्यों जाता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके उल्टा फोर्स महसूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, होल इधर चला गया, उसकी वजह से जो करंट आएगा वो मुझे इस तरफ दिखाना चाहिए। उसका नाम हमने क्या रखा था? आई ड्रिफ्ट। तो दो करंट हो गया यार, आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट। दोनों करंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। बिना फेवरेबल माहौल के ये दोनों करंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्योंकि अगर ये यूनिडायरेक्शनल करंट होता, ये यूनिडायरेक्शनल करंट हो ही नहीं सकता, बना एनर्जी कंजर्वेशन का नियम फेल हो जाएगा, मतलब बिना सोर्स के करंट फ्लो करने लगेगा ये लगातार। यानी ये करंट हमेशा इक्वल होते हैं, और जब तक इसमें कोई फेवर नहीं मिलेगा तब तक ये इक्वल रहेंगे। नहीं, हम लोगों ने यार यहां पे डेप्लीशन रीजन का मतलब समझ लिया था। डेप्लीशन रीजन क्या होता है और डिफ्यूजन करंट क्या होता है और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ये सारी चीजें सबने नोट कर ली यार। यहां तक की कहानी हो चुकी थी, और अब आगे मुझे बता इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? ये जहां जाएंगे वहां का चार्ज कैसा कर देंगे? नेगेटिव। अच्छा, इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन किससे आए हैं? फास्फोरस एटम से ना यार, पेंटावेलेंट से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से निकला होगा तो फास्फोरस का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर इस रीजन से इलेक्ट्रॉन खाली हुए हैं तो यहां किन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है? पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव माहौल वहां है जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और निगेटिव माहौल वहां है जहां इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए कि नहीं? ये कुछ वैसे ही है जैसे एक कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। बल्कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम वोल्टेज डिफरेंस की बात कर सकते हैं। तुम्हें याद है यार इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज डिफरेंस आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? हाँ, वोल्टेज डिफरेंस होता है E इंटू डी। और ये फॉर्मूला पहली बार देख रहे हैं क्या? यानी यार इस रीजन में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कितना?
फॉर एग्जाम्पल मान लो थोड़ी देर के लिए ये कुछ 0.2 वोल्ट का वोल्टेज है या 2 वोल्ट का वोल्टेज है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस वोल्टेज को पार करने के लिए कितनी एनर्जी रखना चाहिए? यार जब भी कोई डेल्टा वी वोल्टेज किसी चार्ज को फेवर करता है तो उसको कितनी एनर्जी का फायदा होता है? Q इंटू वी का। और अगर कोई वोल्टेज उसको अपोज करता है तो कितनी एनर्जी का नुकसान होता है? वो भी Q इंटू वी होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर QV एनर्जी से ज्यादा का है तभी वो इस बैरियर को पार कर पाएगा। नहीं यार, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं क्या? बैरियर वोल्टेज। ये बैरियर वोल्टेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये अंदाजा लगा पाए कि एक इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर 2 वोल्ट को कोई इलेक्ट्रॉन पार करना चाहता है उसके खिलाफ, तो 2 इंटू ई की एनर्जी उसके पास होना चाहिए, तभी तो वो पार कर पाएगा, है ना यार। V का वोल्टेज Q चार्ज को QV का फेवर भी दे सकता है, QV का अपोज भी दे सकता है। तो क्या इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या है? इससे यह पता चलेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को पार करने के लिए कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए। कितनी एनर्जी का चाहिए? Q इंटू वी। और इस V का नाम हमने क्या रखा है? बैरियर वोल्टेज। बहुत लॉजिकल नाम है, मैंने इसका नाम रखा है बैरियर वोल्टेज। ये बैरियर वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन का एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना। मैं यहां पे यार बैरियर वोल्टेज दिखाने के लिए एक ग्राफ बना रहा हूं। तो यार इतना रीजन न्यूट्रल है, यहां कोई चार्ज नहीं है, तो यहां से यहां तक वोल्टेज हम क्या दिखाएंगे? सेम। जरूरी नहीं है 0 दिखाया जाए, वो सेम दिखाया जाएगा। यहां के मुकाबले यहां का वोल्टेज कैसा है? क्या पता यार, जहां पॉजिटिव होता है वहां पॉजिटिव वोल्टेज होता है और जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहां नेगेटिव होता है। तो यार इसके मुकाबले ये नेगेटिव है, तो यहां से यहां तक वोल्टेज लगातार बढ़ेगा। यार क्या वोल्टेज डिफरेंस ई इंटू दूरी होता है कि नहीं? मान लिया दूरी x है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे यहां और यहां के बीच में वोल्टेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। हम यार V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू E इंटू दूरी लगाएं तो V फाइनल बराबर क्या आता है? E इंटू एक्स प्लस V इनिशियल। यानी यार Y एक्सिस में मैं फाइनल वोल्टेज डिनोट कर रहा हूं और X एक्सिस दूरी का नाम है और E उस ग्राफ का क्या होगा? स्लोप होगा। और V इनिशियल जो भी हम इनिशियली मान लें, अगर इनिशियल मैंने 0 माना है तो ये लाइन, ये एक यहां 0 से शुरू होने वाला लाइन ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा बना है? लाइन ग्राफ बना है। और ये ग्राफ का टेन थीटा क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी इसका स्लोप भी उतना ही स्ट्रांग होगा। और इन दोनों चीजों का गैप, यार ये देखो यार, इसके बाद फिर से ये रीजन न्यूट्रल रीजन आ गया है, तो यहां भी वोल्टेज क्या हो गया? फिक्स। और इस वोल्टेज और इस वोल्टेज में जो अंतर आया है इसी को मैं क्या कह रहा हूं? बैरियर वोल्टेज। ये वोल्टेज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को पार करना उतना ही मुश्किल होगा। नहीं सोचा इस डिवाइस में अगर मुझे करंट बढ़ाना या घटाना है तो पहला तो क्वेश्चन यह है कि किस करंट को हम इजीली बढ़ा या घटा सकते हैं? ड्रिफ्ट को कंट्रोल करना आसान है या डिफ्यूजन को कंट्रोल करना आसान है? ड्रिफ्ट एक्चुअली अपने हाथ में नहीं है यार। ये जो ड्रिफ्ट होता है वो इस फील्ड वाले रीजन में किसी एटम को फोटोनिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ मिलता है तो ड्रिफ्ट करंट तैयार होता है। लेकिन डिफ्यूजन करंट किसके हाथ में है? यार डिफ्यूजन करंट हमारे हाथ में। अगर हम इस बैरियर वोल्टेज को किसी तरीके से कम कर पाए तो क्या ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको पार करने में सक्षम हो जाएंगे। और अगर मैं इस बैरियर वोल्टेज को बढ़ा दूं तो जो पार कर रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे। यानी यार बैरियर वोल्टेज कंट्रोल करके हम डिफ्यूजन करंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। ड्रिफ्ट करंट का कंट्रोल ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके अगले स्क्रीन पे पढ़ने वाले हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन जो बनाया है हम लोगों ने, इसमें हम बायसिंग करेंगे। हमने बहुत अनैतिक कार्य पिछली क्लास में किए हैं, डोपिंग कराई है मटेरियल को, है ना। और अब हम एक और अनैतिक काम करने वाले हैं, बायसिंग। कल के मैच में भी बायसिंग हुई है, वो बेचारा आउट हो रहा था तो भी एलबीडब्ल्यू नहीं दिया,
वाइट बॉल नहीं थी, उसको वाइट दे दिया। खैर ठीक ही हुआ यार, पाकिस्तान को जिता के भी क्या फायदा। लेकिन थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि यार ये जीत जाए बेचारा, रेस में रहे, चौथी टीम बन जाए, और इंडिया से तो उसको हारना ही होता है, तो इंडिया फाइनल में चली जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि पाकिस्तान जीत जाए। अब हार गई तो फिर खुशी है। ये बैरियर वोल्टेज क्या होता है यार? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी का नाम हमने क्या रखा है? बैरियर वोल्टेज। ओ माय गॉड, 14 ओवर में 146 रन, कोई विकेट नहीं। ओ माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया खतरनाक होती जा रही है यार, इससे कैसे बचाया जाए इंडिया को? ये नहीं आना चाहिए था, इसी को बाहर करना था। तो बड़ा खतरा होता जा रहा है यार, कैसे बचाया जाएगा इंडिया को? तुम लोग यार अपने काम पे फोकस करो यार, मैं इंडिया को देखता हूँ कैसे बचाना है। टिकट यार वहां से पूरा कंट्रोल हाथ में नहीं आ पाएगा, कम कम दिखता है ना यार, टीवी में सब दिखता है। संडे को यहाँ कौन आएगा यार? क्लास के बाद तुम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखोगे, और अभी जो इतना धुआंधार मैच चल रहा है। हाँ नहीं यार, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो यार, ये सब डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए ही लाए जा रहे हैं ताकि तुम अपना फोकस बनाए रखो। हाँ ये सब प्लान का हिस्सा है। बस ये पहला स्क्रीन है जो पढ़ाया गया है अब तक। हाँ डिस्कशन, टाइम पास, रिवीजन, तुम्हारा इंतजार वगैरह वगैरह। नोट कर लिया भाई लोग? तो अब हम लोग यार एक और अनैतिक काम करने वाले हैं जिसको बोलते हैं पक्षपात, बायसिंग। बायसिंग दो तरह की होती हैं। अगर हमें दो चीजों में से किसी एक को जिताना है तो जिसको जिताना है उसको मजबूत कर दो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। यानी अगर हमें इंडिया को जिताना है तो इंडिया को मजबूत कर दो, दैट इज वन थिंग। दूसरा तरीका है अपोनेंट टीम को कमजोर कर दो, उससे भी तो इंडिया को जिताया जा सकता है। उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। डोपिंग तो करा चुके ना यार, वो अलाउड नहीं है ना यार फेयर मैच में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बायसिंग। हम यार इस डिवाइस में चाहते हैं कि करंट कंट्रोल हो हमारे हाथ में, और वो करंट का कंट्रोल डिफ्यूजन करंट को बदल के किया जा सकता है, और डिफ्यूजन करंट इस बैरियर वोल्टेज को कम या ज्यादा करके किया जा सकता है। और बैरियर वोल्टेज कम या ज्यादा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? बायसिंग। तो दो तरह की बायसिंग हम लोगों को करना है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ये ग्राफ में बताया गया है कि ये न्यूट्रल जगह थी, ये जैसे कैपेसिटर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में वोल्टेज बढ़ता है, वैसे यार यहां से यहां के बीच में वोल्टेज बढ़ा है, ये बताया गया। एक मिनट फोटो ले लो। हाँ फोटो ले लो यार, फोटो। नोट कर लिया? तो देखो यार, हम लोगों ने अगर P को पॉजिटिव
N को निगेटिव वोल्टेज दिया है तो क्या होगा यार, P को पॉजिटिव देना और N को निगेटिव देना, ये फील्ड के फेवर में फील्ड देना है या फील्ड के खिलाफ फील्ड देना है? जरा इधर ध्यान दें। मैंने यार बैटरी का पॉजिटिव इधर रखा है, निगेटिव इधर रखा है, तो ये बैटरी अपनी फील्ड किस डायरेक्शन में देगी? यार बैटरी की फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो उसकी फील्ड कहां आएगी? राइट आएगी। तो क्या पता यार, ये जो डेप्लीशन रीजन की फील्ड है और जो बैटरी ने अपनी फील्ड दी है वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट है? अपोजिट है। तो ये फील्ड को डाइल्यूट कर देगा, और डाइल्यूट कर देगा तो बैरियर वोल्टेज कम हो जाएगा। यार हम लोगों ने अभी अभी डेप्लीशन रीजन की फील्ड देखी है, और अब मैं क्या कह रहा हूं कि हमने एक बैटरी लगाई है जिसका पॉजिटिव, यार P को पॉजिटिव नहीं दिया है, क्या दिया है? निगेटिव दिया है। और N को निगेटिव ना देके क्या दिया है? यार नाम के मुताबिक दिया जाए तो वो फॉरवर्ड बायसिंग है। जैसे P को पॉजिटिव और N को निगेटिव, तो वो क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। वो फील्ड को कम कर देता है, और फील्ड को कम करेगा तो वोल्टेज डिफरेंस भी कम हो जाएगा। ये जो अब का वोल्टेज डिफरेंस है वो पहले वाले वोल्टेज डिफरेंस से कम हो चुका है। और यहां क्या हुआ यार, यहां पर बैटरी का फील्ड और डेप्लीशन रीजन का फील्ड वो सेम डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से अंदर का फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और फील्ड स्ट्रांग होगा तो जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, अरे वोल्टेज डिफरेंस E इंटू डी तो होता है, अगर फील्ड बढ़ जाएगा तो बैरियर वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, और बैरियर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो क्या इन इलेक्ट्रॉन का इस बैरियर को पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहां हमने डिफ्यूजन करंट को बढ़ाने का प्रयास किया है? फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज डिफरेंस कम हुआ है तो इलेक्ट्रॉन आराम से इस गैप को अब पार कर पाएंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग को फॉरवर्ड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को जिताने का प्रयास किया है, नहीं इलेक्ट्रॉन को के लिए टारगेट छोटा कर दिया है। जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर वोल्टेज छोटा कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉन को काबिल हम नहीं बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम बैरियर वोल्टेज अगर कम कर रहे हैं तो मतलब हमने उसका फेवर किया है, तो फॉरवर्ड बायसिंग। अगर बैरियर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो हमने उसके पार करने का रास्ता मुश्किल कर दिया है, तो ये कैसा हो गया? रिवर्स बायसिंग। बस ऐसा है यार। क्या बात समझ में आ गई यार? एक में बैरियर वोल्टेज बढ़ाया है, क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का पार करना मुश्किल हो जाएगा, तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट में मामूली सा फर्क पड़ता है, उसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है। नोट करना चाहेंगे?
नोट कर लिया भाई लोग? फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर छोटा किया जाता है, यानी वोल्टेज डिफरेंस घटाया जाता है। और वोल्टेज डिफरेंस कब घटता है? जब P को पॉजिटिव मिल जाए और N को, अगर नाम के मुताबिक मिला है तो फॉरवर्ड बायसिंग, अगर नाम के मुताबिक ना हो, P को निगेटिव मिल जाए और N को पॉजिटिव मिल जाए, तो वो कैसा होगा? रिवर्स बायस्ड। बहुत सिंपल सा फंडा है, P को पॉजिटिव मिल जाए, N को निगेटिव, तो वो फॉरवर्ड बायसिंग होता है। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब फेवर करना, रिवर्स बायसिंग मतलब अपोज करना। फेवर किया है तो डिफ्यूजन करंट बढ़ गया है, अपोज किया है तो डिफ्यूजन करंट कम हो गया है। नोट कर लिया भाई लोग? स्पीड बढ़ाए थोड़ा सा, अपनी क्षमता को स्ट्रेच करें यार। ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक दिन देखा था मैंने, ये बॉटम पे था यार, पूरी लिस्ट में सबसे बॉटम पे छू के अब सबसे ऊपर जाने की तैयारी में है और जाएगा मुझे लगता है। अगर इंडिया के सामने आ गया तो फिर तो फाइनल में यार ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था इंडिया के सामने ना आए। हाँ यार, बड़ा खतरनाक हो जाती है यार। तो हम लोगों ने यार एक डिवाइस अभी अभी देखा है जिसका नाम रखा गया है पीएन जंक्शन डायोड। अभी तक यार पीएन जंक्शन कर रहे थे, अब उसका एक नाम रख दिया गया है, क्या? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? तो यार पी टाइप और एन टाइप इंप्योरिटी आधे आधे ब्लॉक को दे दी जाती है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। शुरू से हम ऐसा ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। एन टाइप में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की। होल इक्का दुक्का होते हैं। इनमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है? होल की, और इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का होते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसका एक्चुअल डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो पी तरफ वाला एरिया है वहां से एन को एक एरो बनाया जाता है, और ये एरो ऐसा ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे लॉजिक भी है। मुझे बताओ, ये डिवाइस क्या कहता है, किस तरफ पॉजिटिव और किस तरफ निगेटिव लगाने पे ये काम करेगा? पी तरफ पॉजिटिव और एन निगेटिव करोगे तो ये कौन सा करंट बढ़ाता था? डिफ्यूजन करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार करने लगते थे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट भागने लगते थे तो करंट डिफ्यूजन बढ़ता था। तो यार ये बड़ा क्लियर कट मैसेज सिंबल दे रहा है। क्या दे रहा है? कि भैया इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव लगाओगे तो एरो के तरफ करंट फ्लो करा पाओगे। नहीं कह रहा साफ साफ? और यहां देखो यार, ये जो लाइन बनी है, ये लाइन ये इशारा कर रही है क्या? कि भैया इधर से कोशिश मत करो, वन वे है, नहीं कोशिश कर रहा। एरो बता रहा है इधर जाओ, और ये लाइन क्या बता रही है? नहीं, इधर से कोशिश ना करो, वन वे है, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये बहुत लॉजिकल सिंबल बनाया गया है, इस सिंबल की भावनाओं को मन में उतारे, फायदा होगा यार। पी को पॉजिटिव एन को निगेटिव दे दो, बढ़िया है। लेकिन अगर तुमने पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव देके इधर करंट फ्लो कराने की कोशिश की तो ना हो पाएगा। ये क्लियर कट मैसेज ये डिवाइस दे रहा है। नोट करते जाएं, नोट करते जाएं, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं, स्मॉल मिलाते जाएं। लाओ दे दो। हाँ, 2 नंबर भी बांट दो इनको, आज 2 नंबर की पारी है।
तो डायोड का बेसिक फीलिंग हमें आने लगा होगा। अब तक हमने ये बात करी है कि इस डायोड में इस तरफ से पॉजिटिव इस तरफ निगेटिव लाने पे डिफ्यूजन करंट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोगों ने यार बस इतनी बात करी यार कि फेवर करने पे डिफ्यूजन करंट बढ़ता है, किस हिसाब से बढ़ता है इसको समझना, कि आई पे किस तरह के बिहेवियर होते हैं वोल्टेज लगाने पे, ये चीज समझना, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखो यार किसी और टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में महसूस करना। बायोलॉजी में ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड हमेशा यूज होता है कि भाई इस सेल की कैरेक्टरिस्टिक या किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक। नहीं पढ़ते तुम लोग केमिस्ट्री में? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज के लक्षण बताना, किसी चीज के बारे में समझाना। फिजिक्स में जब भी कैरेक्टरिस्टिक आता है तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि हर वैल्यू के लिए किसी डिवाइस को समझना, हर वैल्यू के लिए किसी डिवाइस को, और ये समझने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे अच्छी फीलिंग आती है। तो फिजिक्स में जब जब कहीं कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है हर वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ करना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसके लक्षण लिखना कि वो कैसे कैसे बिहेव करता है, और इस बात को एक डायग्राम से हम फिजिक्स में महसूस कर लेते हैं। तो हम डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बनाने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने वाले हैं। और डायोड किसके लिए रिस्पॉन्ड करता है? वोल्टेज के लिए। तो एक बार हम इस डायोड में पॉजिटिव वोल्टेज रख के इसके करंट बिहेवियर को देखेंगे, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव रख के, और वो भी वेरिएबल वोल्टेज रख के, और एक बार यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव रख के देखेंगे कि ये डायोड कैसा करंट बिहेवियर दे रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मैं कैरेक्टरिस्टिक यहां बनाया हूं डायोड की। अगर मैं डायोड को फेवर करता हुआ वोल्टेज देता हूं, फेवर करता हुआ, तो थोड़ी बहुत देर तक तो वो डिवाइस तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन एक वोल्टेज से ज्यादा होने के बाद ये बहुत तेजी से करंट देना शुरू कर देता है। कोई बता सकता है ये कौन से करंट की बात चल रही है? डिफ्यूजन करंट की बात चल रही है। और क्यों थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा करंट मिलने लगता है? सीधी सी बात है यार कि अगर हम कम फेवर कर रहे हैं तो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन कैलिवर्ड होंगे, वो करंट देंगे। लेकिन जब हम वोल्टेज एक हद से ज्यादा कम कर देंगे तो हर एवरेज इलेक्ट्रॉन उसको फांदने की क्षमता रखेगा। और जिस समय यह सिचुएशन आ जाए कि हर इलेक्ट्रॉन कैलिवर्ड है तो उस समय करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। यानी ये करंट शुरू में कम रिस्पॉन्ड करता है, ज्यादा वोल्टेज कर देने के बाद, यानी बैरियर वोल्टेज कुछ ऐसी बात है कि अगर मैं कह रहा हूं एक नाला है, उसको पार करने के लिए लोग कुदाए जा रहे हैं, कुछ लोग नाले में गिर रहे हैं, कुछ पार कर जा रहे हैं। तो जब तुम नाला बहुत चौड़ा करोगे तो 2 ही 4 लोग पार कर पाएंगे हजारों की भीड़ में। लेकिन नाला छोटा करते जाओगे तो 10 लोग, और छोटा करोगे तो 100 लोग, और छोटा करोगे तो 500 लोग। नहीं, बेसिकली दुनिया में आसान काम करना ज्यादातर लोग कर ले जाते हैं, कुछ ऐसी बात है यार। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी हम फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो बैरियर छोटा होता जा रहा है, तो करंट का अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड ग्राफ है, ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं यार? एक्सपोनेंशियली वो ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिली एम्पियर में दिखाने की कोशिश करी गई हैं। ये वोल्टेज है और ये मिली एम्पियर में उसका रिस्पॉन्स है। अब बात करते हैं, अगर मैं रिवर्स बायसिंग वोल्टेज क्रिएट करता हूं तब क्या होगा? रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है P को क्या मिल जाना? नेगेटिव, और N को क्या मिल जाना? है ना? फॉरवर्ड बायसिंग में P को हम क्या दे रहे थे? पॉजिटिव, और N को क्या दे रहे थे? नेगेटिव। और ये भी वेरिएबल वोल्टेज था, ये भी वेरिएबल वोल्टेज है, यानी बदल बदल के हम देख रहे हैं करंट का क्या बिहेवियर है। तो बताया रिवर्स बायसिंग वोल्टेज में कौन से करंट को फेवर मिलता है? और ड्रिफ्ट करंट ऑलरेडी बहुत कम होता है, उस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फोटोनिक एनर्जी के भी भरोसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर अकेले इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लीशन रीजन में नहीं क्रिएट करता। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने के लिए फोटोन का भी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इसका मतलब यार तुम चाहे जितना निगेटिव करंट कर दो, निगेटिव वोल्टेज, करंट में कोई बदलाव खास नहीं आएगा। तुम देखो यार, यहां तक मैंने इतना -60 वोल्ट कर दिया, यहां देखो रिस्पॉन्स 5.8 वोल्ट पे कितना हैवी रिस्पॉन्स था, और यहां मैं -60 वोल्ट कर दे अब भी करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और जो करंट तुम्हें ये नजर आ भी रहा है ये भी माइक्रो एम्पियर लेवल का होता है, यानी ये मिली एम्पियर लेवल की बातें थी और वोल्टेज बहुत कम था। ये माइक्रो एम्पियर की लेवल की बातें और वोल्टेज बहुत हाई लगाने पर हल्का सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी ये डिवाइस
रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बहुत ना के बराबर करंट देता है। नहीं तो क्या हम कितना भी वोल्टेज लगा दें ये डिवाइस करंट देगा ही नहीं? ऐसा नहीं यार, सीधी सी बात है यार। अभी तक हम कह रहे थे कि फोटोनिक एनर्जी की अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर इलेक्ट्रॉन निकालने में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लीशन रीजन में निकालने में मदद करता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हद से ज्यादा हो जाए तो उसको फिर किसी फोटोन की जरूरत? क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एटम को पोलराइज करती है, डिस्टॉर्ट करती है, न्यूक्लियस को एक तरफ और इलेक्ट्रॉन को एक तरफ खींचने का प्रयास करती है कि नहीं? लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हद से ज्यादा हो जाएगी तो फिर बिना फोटोन के भी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर मैं वोल्टेज को एक लिमिट से ज्यादा कर दूंगा तो पता है क्या होगा कि जो अभी सर्किट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो अचानक से डिप्लीशन रीजन में करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, और जो ड्रिफ्ट करंट अभी माइक्रो एम्पियर लेवल पे चल रहा था वो अचानक से बहुत तेजी से फ्लो करने लगेगा। लेकिन वो इतना ज्यादा होगा कि वो डिवाइस शायद इतने करंट फ्लो के लिए अपनी थर्मल स्टेबिलिटी ही नहीं बना पाएगा। वो डिवाइस इतने टेम्परेचर पे आ जाएगा कि शायद वो मटेरियल भी मेल्ट कर जाए। तो इस वोल्टेज को, इस खतरे वाली वोल्टेज को हमने एक नाम दिया है, क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग पहले भी एक बार कैपेसिटर के समय कर चुके हैं। इसका नाम अब कट ऑफ, ये कल्ट ऑफ लिखा है, कट ऑफ होगा मेरे ख्याल से। मैं फिलहाल ये ब्रेकडाउन ज्यादा अच्छा नाम लग रहा है, इसका नाम मैंने क्या रखा है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो रिवर्स वोल्टेज है जिसको लगा देने से करंट का एवलांच शुरू हो जाता है। करंट का एवलांच, ये नाम एवलांच करंट बोलते हैं इसको। ये नाम तुमने कभी शायद सुना है, एवलांच सुना है यार? जब बर्फ गिरती है वो अगली बर्फ और अगली बर्फ को समेटते हुए बहुत बड़ा बर्फ का फ्लो शुरू कर देती है, तो उसको एवलांच बोलते हैं। एवलांच मतलब कि अब उसको रोका नहीं जा सकता। उसमें बाहुबली मूवी में नहीं एवलांच आया था, वो पत्थर गिरा के एवलांच क्रिएट करता है, नहीं देखा है तुमने? फिर वो पत्थर कोई तोड़ के उसकी नाव बनाता है और कैसे चलाता है, मतलब अनइमेजिनेबल। हाँ, एवलांच नहीं रोका था, एवलांच में चलता चला गया था। तो मैं क्या कह रहा हूं यार, एवलांच मतलब कि जिसको रोका ना जा सके। तो इसमें एक नेगेटिव वोल्टेज इतना ज्यादा क्रिएट हो गया है कि ड्रिफ्ट करंट एवलांच का रूप ले लिया है। ये करंट हद से ज्यादा हो जाता है और उसमें डिवाइस डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसीलिए हमने इस वोल्टेज की लिमिट को क्या कह दिया? ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसको पार करोगे तो एवलांच करंट शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो नाम अभी आए हैं, एवलांच करंट क्या है ना, और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ये दोनों बातें सबको समझ में आ गई होंगी। नहीं, अब एक और बात है, जब तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ा है, वहां पे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे। ओम्स लॉ क्या होता था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट इस ग्राफ के हिसाब से बढ़ता था। यानी उसमें जो करंट होता था वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, है ना। V बराबर IR फॉलो होता था। मुझे लगता I V इधर ड्रॉ करते थे, I इधर, हाँ, V बराबर IR होता था। और R क्या पता, इस ग्राफ में Y बराबर mx के हिसाब से R क्या होता था? स्लोप ऑफ VI ग्राफ होता था कि नहीं? वो स्लोप, क्योंकि ये लाइन है तो हम कहते थे कि उसका स्लोप कैसा है? क्या इस लाइन ग्राफ का स्लोप कैसा है? फिक्स है। उसका रेजिस्टेंस कैसा है? फिक्स है। ये किस तरह का सर्किट होता था? उसमें मेटेलिक कंडक्टर यूज किया जाता था रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो उसका ग्राफ ऐसा मिलता था। वोल्टेज के लिए वो मेटेलिक रजिस्टर इस तरह से बिहेव करता था। लेकिन क्या यहां VI ग्राफ जो हमें मिला है वो ओहमिक सर्किट है क्या? यार पूरे सेमीकंडक्टर में जितने भी डिवाइस हम बनाएंगे उनमें से कोई भी डिवाइस ओहमिक नहीं होगा। तो पहली बात तो यार कि ये पूरा ही सर्किट नॉन ओहमिक सर्किट है, यानी ये पूरा ही डिवाइस नॉन ओहमिक डिवाइस है। ओहमिक कौन होता है? VI ग्राफ इज नॉट अ लाइन। यहां ये ओहमिक था
क्यों था ओमिक? क्योंकि इसका वीआई ग्राफ क्या था? लाइन था। अब बता यार, वीआई ग्राफ जब तक लाइन था तब तक उसका स्लोप कैसा था? फिक्स था। अब वीआई ग्राफ अगर लाइन ना होके क्या बन गई है? कर्व बन गया है। तो कोई पूछे यार इस जगह पे स्लोप, इस जगह पे स्लोप, क्या हर जगह स्लोप एक जैसा है? तो इसमें हम फिक्स रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते। तो किस रेजिस्टेंस की बात करेंगे? डायनेमिक रेजिस्टेंस की। यार फिक्स रेजिस्टेंस जिसमें होता है उसमें फिक्स वर्ड बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि यहां रेजिस्टेंस बदलता हुआ है तो इस रेजिस्टेंस का नाम हमने क्या रखा है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब बदलता हुआ रेजिस्टेंस। क्या ये सर्किट शुरुआती वोल्टेज के लिए कम रिस्पॉन्ड कर रहा है? मतलब इस समय इसका रेजिस्टेंस, मुझे लगता है ये वीआई ग्राफ ही नहीं है पहली बात तो, ये आईवी ग्राफ है। आईवी ग्राफ है। तो ये आईवी ग्राफ में हाइट डी आई है और बेस डीवी है। तो डी आई बाई डीवी ये 1/r होगा। डी आई बाई डीवी क्या होगा? 1/r। तो मुझे बता यार यहां से यहां पर स्लोप बढ़ रहा है, यानी डी आई बाई डीवी बढ़ रहा है तो आर घट रहा है। उल्टा है यार। 1/r को भी एक कोई नाम देते हैं। हाँ, कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं यार कि जैसे जैसे हम हाई वोल्टेज करते जा रहे हैं तो ये डिवाइस ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस घट रहा है। क्या ये बातें समझ में आ रही भाई? तो डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात इस टॉपिक में क्यों आई है? क्योंकि ये सर्किट ओमिक ना होके नॉन ओमिक है। ये सारी बातें नोट कर लें। हाँ, हाँ, डिप्लीशन रीजन का ओवरऑल वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में कम हो जाता है और रिवर्स बायसिंग में बढ़ जाता है। हम साइज में भी यही कह सकते हैं यार कि अगर वोल्टेज बढ़ा है मतलब डिप्लीशन रीजन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता होगा, है ना? वहां पे ज्यादा चार्ज इन्वॉल्व होते होंगे उस रीजन को बनाने में, और उस केस में जब हम फेवर करते हैं तो वोल्टेज कम हो जाता होता है और डिप्लीशन रीजन भी श्रिंक कर जाती होगी। हाँ, किसने बोला साइज बढ़ जाता है? डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ जाता है या घट जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर मिल गया तो वोल्टेज बढ़ गया, अपोज मिल गया तो वोल्टेज घट गया। देखो ऐसा है यार कि उसमें हमें जो जरूरत की चीज है उतने उतने पे हम बात कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता होगा सोच के देखो जरा, क्या होता होगा पता? डिप्लीशन रीजन बनता ही क्यों था? डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाया करते थे, है ना? तो यहां पॉजिटिव जमा होता था, यहां निगेटिव जमा होता था, इस वजह से। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फेवर मिलने लगेगा तो बता यार उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी, और स्ट्रांग हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? डिप्लीशन रीजन और स्ट्रांग हो गई है। बस यही कह सकते हैं यार, और स्ट्रांग हो गई है या वीक हो गई है। उसको साइज से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई लिखे तो हम यही कहेंगे कि डिप्लीशन रीजन बढ़ गई है। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी आई। डीवी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, डी आई क्या है? स्मॉल चेंज इन करंट। इसको ब्रेक डाउन ऑफ वोल्टेज लिखना। हाँ, ब्रेक डाउन वोल्टेज लिख लें।
तो ये सारे टर्म क्लियर है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पर एवलांच करंट शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा रिवर्स वोल्टेज डालने पे एवलांच करंट शुरू हो जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में होता है या रिवर्स बायसिंग में? रिवर्स बायसिंग में होता है ना। अगर कोई ये पूछे तुमसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉरवर्ड बायसिंग में ज्यादा होती है या रिवर्स बायसिंग में ज्यादा होती है? रिवर्स में तो करंट ही नहीं बहता, चाहे जितना वोल्टेज लगा दो। तो शुरुआत में रिवर्स वोल्टेज, यार देखो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, मैं एक बार फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जैसे जैसे हम ज्यादा वोल्टेज लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। अगर मैं रिवर्स बायसिंग में बात करूं तो यहां पे तुम वोल्टेज लगा रहे हो और करंट मिल ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस का आंसर, यार यहां पे स्लोप तो जीरो ही के करीब है, और अगर स्लोप जीरो के करीब है तो आर का आंसर कितना है? इनफाइनाइट। यानी रिवर्स बायसिंग मोड में तो रेजिस्टेंस, यानी ये डिवाइस फॉरवर्ड बायसिंग में ऑफर करता है कि करंट फ्लो कराना हो तो करा लो, रिवर्स बायसिंग में तो ये ऑफर ही नहीं करता कि करंट फ्लो हो सकता है। यानी उस दौरान रेजिस्टेंस लगभग कैसा होता है? इनफाइनाइट। कब तक? जब तक हम ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्रॉस ना कर जाएं। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस होने के बाद अचानक से रेजिस्टेंस फिर से क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। नहीं कह सकते अरे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, या तो इनफाइनाइट था या तो जीरो हो गया। कब? जब ब्रेकडाउन हो गया। तो ये सब जगह के डायनेमिक रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाने पर डायनेमिक रेजिस्टेंस कम होता जाता है, कम करने पे कम रहता है। यहां शुरू में इनफाइनाइट होता है रिवर्स बायसिंग में और बाद में कम हो जाता है। तो क्या इतना ग्राफ समझने के बाद अब हम इस डायोड से कुछ और ज्यादा फैमिलियर महसूस कर रहे हैं कि नहीं? डायोड की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई कि वो वोल्टेज को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, फॉरवर्ड में कैसे रिस्पॉन्ड करता है और रिवर्स में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अब हम इस डिवाइस का फायदा उठाने की सोचेंगे। हम लोगों ने सारे नैतिक और अनैतिक काम कर डाले इस डिवाइस को बनाने के लिए। अभी तक हमें यह नहीं समझ में आया कि ये डिवाइस किस काम आएगा। सब कर डाला। अभी तक हमें ये नहीं समझ आया कि हम क्यों कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये जवाब मिलने वाला है कि आखिर इससे क्या होगा। राइट है। बस एक ही स्क्रीन है। अच्छा आगे भी है, वो क्यों नहीं हो पाया? कैसे बदलेंगे यार इसका कलर? पूरी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर लीजिए ना। ठीक। तो मैंने यार अभी जो बात बताई है कि डायोड का बिहेवियर कैसा है, उसको थोड़ा और पुख्ता करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं इस डायोड में यहां +5 वोल्ट लगा दूं, यहां 0 वोल्ट लगा दूं, ये फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग? यहां मैं 0 लगा दूं, यहां -5 लगा दूं, ये कैसा है? रिवर्स। ठीक है। और ये कैसा है? फॉरवर्ड। अगर मैं किसी डायोड में यहां 10 वोल्ट लगा रहा हूं, यहां 5 वोल्ट लगा रहा हूं, डायोड देख लो पहले। ये भी फॉरवर्ड है। भाई डायोड ऐसा है तो यहां तो करंट फ्लो कराना चाहता है और हमने वोल्टेज भी इसी के फेवर में लगाया है, तो ये कैसा है? फॉरवर्ड। यहां -5 है, यहां -10 है,
यहां कंपैरिजन करो तो कौन हाई है? क्या पी साइड हाई है और एन साइड कम है रिलेटिवली? तो ये भी कैसा है? फॉरवर्ड है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें डायोड दे दिए जाए 4 ठो और उसमें पूछा जाए कि कौन रिवर्स है या कौन फॉरवर्ड है, तो तुम समझ जाओगे यार पी साइड रिलेटिवली ज्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। क्या एक बहुत निगेटिव के मुकाबले कम निगेटिव होना भी पॉजिटिव है? क्या बात समझ में आ गई है? ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? एक डायोड का बिहेवियर जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी यहां प्लस और यहां रिलेटिवली माइनस, उसका बिहेवियर लगभग वायर जैसा होता है। कैसा होता है? वायर जैसा। मतलब उस दौरान वो रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर शो करता है। कि मैं काफी हाई फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज रीजन पे बात कर रहा हूं। मैं सोचो यार इस रीजन पे बात कर रहा हूं, क्या इस रीजन पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है? 0 तो नहीं होता है, लेकिन आइडियल बिहेवियर, आइडियल डायोड को हम ऐसे मान लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में और लैंग्वेज नहीं लिखी है और ये प्लस ये माइनस है, तो डायोड का बिहेवियर कैसा होगा? वायर जैसा। इसी तरह से अगर एक डायोड में हम लोगों ने यहां प्लस और यहां माइनस लिख दिया है, तो डायोड का बिहेवियर कैसा होगा? क्या ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला रोल पे करता है? और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो अपने रास्ते करंट फ्लो नहीं करने देगा। तो इसका ओपन वायर जैसा, यानी यार टूटा हुआ वायर जैसा बिहेवियर है। तो यार इसकी एक आइडियल फीलिंग मन में बना सकते हैं कि अगर तुम इसको फॉरवर्ड बायसिंग वाला वोल्टेज दोगे तो अपने रास्ते करंट अलाउ करेगा, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज दोगे तो अपने रास्ते करंट अलाउ नहीं करेगा। बस इतना सा आइडियल बिहेवियर है। कभी कभी यार इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, बट पेश किया गया है यहां पे। पता इस सर्किट में ये पॉजिटिव है और नीचे वाला दूसरा वाला निगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। बता दो डायोड है यहां, डायोड 1 और डायोड 2। कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है? डायोड 1 फॉरवर्ड है और डायोड 2। क्वेश्चन पूछा जाएगा यार यहां I1 कितना होगा और यहां I2 कितना होगा? अगर ये रिवर्स है तो तुम तुरंत यार इस सर्किट में इसको क्या बना दोगे? ओपन वायर। और ओपन वायर से फ्लो करने वाला करंट क्या होगा? और ये फॉरवर्ड है तो तुरंत इस तुम वायर से जोड़ दोगे, और वायर से जोड़ दोगे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इस रास्ते में, और इस रास्ते के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो करंट कितना आ जाएगा? 10/3। अच्छा नीचे भी तो 2 ओम है, सॉरी, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। सॉरी, ये पूरा लूप है ना यार, इस पूरे लूप में 10 वोल्ट है, 3 ओम इधर 2 ओम इधर। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये क्वेश्चन डायोड का कम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा है। बस तुम्हें यह समझना है कौन फॉरवर्ड है और कौन रिवर्स है। क्या कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन? कुछ नोट करना चाहेंगे यहां पे? सोच यार एक हमारे पास कोई डिवाइस है, ये डिवाइस है, और इस डिवाइस के बगल में मैंने क्या लगा रखा है? एक डायोड। और ये डिवाइस ऐसा है कि इधर प्लस और इधर माइनस पर काम करने के लिए बना है। कैसा? इधर प्लस और इधर। तुम कई बार क्या होता है कि इस स्लॉट पे बैटरी लगाते हो, अपने सेल लगाते हो जो हमारे पास आता है, तो कभी कभी तुम्हें पता नहीं होता है तो सेल को उल्टा लगा बैठते हो। जैसे ये प्लस और ये माइनस देने के लिए ये डिवाइस बना था, तुमने यहां पे प्लस और माइनस लगा दिया तो ये डिवाइस प्रॉपर काम करने लगा, लेकिन उल्टा लगा दिया तो ये डिवाइस खराब होने का खतरा है। लेकिन अगर तुमने बगल में डायोड लगा रखा है और तुम यहां उल्टा वोल्टेज गलती से लगा दो
तो क्या डायोड अपने रास्ते करंट फ्लो होने ही नहीं देगा, तो ये डिवाइस खराब होने से बचाया जा सकता है। तो डायोड का पहला फायदा तो यही हो गया कि वो डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का अलाउड है और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना अलाउड नहीं है। उधर अगर कोई प्रयास भी करेगा तो डायोड उस रास्ते का करंट रोक के डिवाइस को खराब होने से बचा सकता है। तो एक यूज तो यही है यार डायोड का। तो ये डिवाइस प्रोटेक्शन का काम करेगा यार ये डायोड केवल और केवल फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी लगाने पर ही करंट पास करने देगा। नोट कर लिया भाई लोग? जिन्होंने नोट कर लिया है वो शुरुआत से क्वेश्चन पे ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। पीएन जंक्शन के बीच बीच में जो टाइम बर्बाद हो रहा है क्यों बर्बाद करोगे यार? जितना पढ़ा है उतना तो अभी दिख ही रहा होगा। बहुत सारी चीजें जो इसमें हैं। तो यार अभी तक हम लोगों ने केवल एक ही यूज देखा है जो समझ में आ रहा है कि हाँ ये डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकता है। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का एक और एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर निगेटिव सिग्नल को सुप्रेस करना, केवल एक ही यूनिडायरेक्शनल सिग्नल को बचाए रखना, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन।
यानी यार ऑल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है, उसमें से पॉजिटिव सिग्नल बचाए रखना और नेगेटिव को सुप्रेस करना, तो वो क्या हो गया यार, रेक्टिफायर। बेसिकली यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कराना। यूनिडायरेक्शनल करंट को हम लोग डीसी भी बोलते हैं, बट जो डीसी हम लोग अभी तक इमेजिन करते रहते वो फिक्स वोल्टेज वाला डीसी होता था। एक 12 वोल्ट की बैटरी है तो फिक्स ही रहेगी, लेकिन यहां पे हम वो डीसी की बात कर रहे हैं जिसमें फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा। खैर, ये एक अरेंजमेंट है जिसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जा रहा है। इसमें क्या है कि हम लोग इस डायोड को ऑल्टरनेटिंग इनपुट देने वाले हैं। ये इतने अरेंजमेंट को हम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, हालांकि ट्रांसफार्मर हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। ट्रांसफार्मर में अगर हम यहां ऑल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे तो वो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई यहां पे इंड्यूस हो जाती है। वो ट्रांसफार्मर की वर्किंग सब बताई है, ये मैग्नेट बीच में होता है और वो यहां से वहां सिग्नल को ट्रांसफर करता है। सोचा यार इस एंड पे मैं इस सिग्नल को दिखा रहा हूं, इस एंड पे मैं ये सिग्नल को दिखा रहा हूं, ये इस डायोड को इनपुट होने वाला सिग्नल है ना। यानी कभी कुछ टाइम के लिए ये हाई और ये लो होगा T/2 टाइम के लिए, फिर क्या बताओ अगले T/2 टाइम के लिए यहां माइनस और यहां प्लस होगा। तो मुझे बताओ ये डायोड पॉजिटिव हाफ वेव के लिए एक्टिव होगा या निगेटिव हाफ वेव के लिए करंट अलाउ करेगा? पॉजिटिव। कब फॉरवर्ड होगा यार बताओ? जब यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव होगा तब P को पॉजिटिव और N को निगेटिव मिलेगा, तब ये डिवाइस एक्टिव होगा। और जब निगेटिव साइकिल चल रही होगी तब यहां माइनस यहां प्लस होगा, तब ये डायोड अपने रास्ते करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो ये हो गया इनपुट एंड। आउटपुट एंड सोचा यार यहां पे एक बल्ब लगा है, वैसे तो आउटपुट सिग्नल होता है जो वोल्टेज के फॉर्म में किसी दूसरे डिवाइस को ट्रांसफर किया जाता है, पर तुम सोचो, इमेजिन करो कि यहां एक बल्ब लगा है, तो क्या जब ये ऐसा इनपुट यहां जा रहा होगा तब ये डायोड एक्टिव होगा, इस रास्ते से करंट चलाएगा, बल्ब जलेगा, और जिस हिसाब से वोल्टेज बदलेगा उसी हिसाब से करंट की ब्राइटनेस भी, बल्ब की ब्राइटनेस भी वेरी करेगी। यानी क्या बता रहा, आउटपुट वोल्टेज यहां रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उसी तरह का आउटपुट वोल्टेज यहां बल्ब में रिफ्लेक्ट होगा या जहां भी ये सिग्नल भेजा जाएगा। फिर मुझे बताओ जब निगेटिव साइकिल चल रही होगी तो उस समय ये डायोड अपने रास्ते करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो ये क्या बल्ब एक भी बार ऑन नहीं होगा, फुल टाइम बुझा हुआ रहेगा जब तक ये आधी साइकिल चलेगी। यानी यार उस दौरान का सिग्नल गायब होगा। फिर बता यार, फिर से ये पॉजिटिव सिग्नल आएगा, तब फिर ऑन होगा, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो इसीलिए क्योंकि ये आधे सिग्नल के लिए ऑन होता है और आधे सिग्नल के लिए ऑफ रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये इसलिए है क्योंकि इसने निगेटिव वेव को सुप्रेस कर दिया है और पॉजिटिव वेव को बचाए रखा है। यानी अभी भी ये यूनिडायरेक्शनल करंट दे रहा है। क्या ये क्लॉकवाइज सेंस का करंट दे रहा है? हर बार एंटी क्लॉकवाइज करंट को सुप्रेस कर दे रहा है। तो मैं कहूंगा ये डीसी हो गया। पहले इधर इधर दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता था अगर डायोड ना होता, लेकिन ये कैसा हो गया? यूनिडायरेक्शनल। तो ये कैसा हो गया? डीसी, और हाफ वेव डीसी है, तो इसका मतलब फुल वेव भी होता होगा। इतनी बात पहले समझ लें तो फुल वेव बगल में आने वाला है। मैं बता देता हूं यार, रहा नहीं जा रहा है। मैंने यार इस अरेंजमेंट में अब दो डायोड लगाए हैं, एक डायोड 1 और एक डायोड 2। बता यार, जब यहां पे पॉजिटिव साइकिल चल रही होगी तो ये सुपर पॉजिटिव होगा, ये रिलेटिवली कम पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो कौन सा डायोड एक्टिव होगा और कौन सा डायोड इनएक्टिव होगा? ऊपर वाला देखो यार, रिलेटिवली ज्यादा पॉजिटिव रखता है तो ये एक्टिव होगा, और ये वाला, तो क्या इस सेंस का करंट फ्लो करेगा जब ये पॉजिटिव साइकिल चलेगी, इस डायोड से होके इस वायर से करंट लौट जाएगा। यहां जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतने सर्किट में करंट को फ्लो कराएगा। यहां सोचो एक बल्ब लगा होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं? करेगा। और जिस अंदाज में वोल्टेज वेरिएशन होगा उसी अंदाज में बल्ब भी रिस्पॉन्ड करेगा, यानी आउटपुट नजर आएगा।
फिर बताओ जब ये नेगेटिव साइकिल चलेगी, मतलब यार ये सुपर पॉजिटिव होगा और ये सुपर नेगेटिव होगा, ये रिलेटिवली बीच का होगा, तब कौन सा डायोड एक्टिव होगा? यार अब डायोड 2 एक्टिव होगा। नहीं, पहले डायोड 1 एक्टिव हुआ था तो ऐसा आउटपुट मिला था, अब डायोड 2 एक्टिव होगा, और डायोड 2 एक्टिव होगा तो इस सेंस में करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जरा ध्यान दें, पिछली बार क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था तब भी डी से बी की तरफ करंट जा रहा था, और अभी जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तब भी डी से, यानी क्या इस बल्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शन है? यूनि डायरेक्शन है। इसी तरफ पहले भी था, इसी तरफ अब भी है, तो क्या इस आउटपुट को भी मैं उसी ऊपर की तरफ ही ड्रॉ कर रहा हूं? क्या बात समझ पा रहे हैं? लेकिन ये सिग्नल डायोड 2 के थ्रू मिला है, पहला वाला सिग्नल डायोड 1 के थ्रू मिला था। फिर यार पॉजिटिव साइकिल आएगी तो फिर से डायोड 1 के थ्रू सिग्नल मिलेगा, यानी यहां पे बल्ब ऑन होगा। क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? क्योंकि इस बार पॉजिटिव साइकिल में भी रिस्पॉन्ड मिल रहा है और निगेटिव साइकिल में भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम इस आउटपुट को क्या बोलेंगे? फुल वेव, है ना। और इस डिवाइस को क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। बात समझ में आ गई है? नोट कर ले यार, ये प्रोसेस समझने के लिए अब इसमें मैं कहानी नहीं लिखाऊंगा कि इतने वोल्टेज में ये एक्टिव होता है, ये सब समझ में आना चाहिए, और जब चाहे तुम अपने आप को समझा सकते हो। यहां लिखा तो यार सब डायोड 1 एक्टिव होता है, रहने दो, ठीक। तो ये डायोड का हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन किया है, डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड के एक साथ 3 एप्लीकेशन और आने वाले हैं।
जो नोट कर लिया है क्वेश्चन पे निगाह डालें, 2-4 क्वेश्चन बीच में जो है टपकाते चलें। टाइम बहुत कीमती है, कहीं से बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो अभी नहीं पढ़ा है उसको छोड़ के करते जाएं। ये बल्ब सामने का बंद कर दिया अभी। नोट कर लिया भाई? तो यार 3 एप्लीकेशन एक साथ आने वाले हैं? नहीं, पहले हम ये करेंगे। इनको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन के कंट्रोल पे बात करने वाले हैं, डायोड की मदद से डिवाइस बनाने वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ऑप्टो इसलिए क्योंकि इसमें लाइट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कॉम्बिनेशन की बातें चलने वाली हैं। यानी यार लाइट और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मिक्स करके बातें होने वाली हैं, इसलिए ये डिवाइस क्या है? ऑप्टो। ऑप्टो से मतलब होता है ऑप्टिक्स से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। 3 तरह के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं: फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड दैट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, और सोलर सेल। ये तीनों यार बहुत रिवोल्यूटरी चीजें हैं। लाइट इमिटेड डायोड मतलब ये पैनल जिससे बना है एलईडी। फोटो डायोड, ये जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहे हैं उसमें फोटो डायोड यूज होता है रिसीवर के तौर पे। और सोलर सेल, सोलर सेल का मतलब सभी जानते हैं, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इन सब में सेमीकंडक्टर डायोड का यूज है। तो ये 3 पहले नोट कर लें, फिर एक एक करके तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटो डायोड, लिक्विड क्रिस्टल वो नहीं पढ़ रहे हम लोग, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होगी शायद। यही डायोड टेक्नोलॉजी वो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर करी जा रही है, यहां वो सॉलिड क्रिस्टल के अंदर करी जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फोटो डायोड। ये वही पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट के लिए सेंसिटिव होने वाला है। तो अब यार ये डिवाइस, पहली बात तो यार फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं बल्कि रिवर्स बायसिंग मोड में काम करने वाला है। कैसा? रिवर्स बायसिंग मोड में ये काम करने वाला है। तो देखो यार मैंने इसके P से क्या कनेक्ट किया है? नेगेटिव,
और N से क्या कनेक्ट किया है, पॉजिटिव। ये एक अरेंजमेंट है, एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें ये लाइट के लिए सेंसिटिव है। जब इसमें कभी लाइट पड़ती होगी तो मैंने एक बात करी थी कि जो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है उसमें किन चीजों का हाथ होता है, गिरने वाली लाइट, फोटोनिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिप्लीशन रीजन में हमेशा होती है। अगर लाइट का फेवर मिलता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लीशन रीजन में बढ़ते हैं तो किस तरह का करंट बढ़ता है, ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट? ड्रिफ्ट करंट बढ़ता था, याद है भाई। यानी यहां पर लाइट के प्रेजेंस में इसके अंदर का ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता होगा, और ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता होगा किसकी अवेलेबिलिटी पे, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो ज्यादा ड्रिफ्ट करंट, कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो। यानी क्या ये डिवाइस इस सर्किट में करंट तभी फ्लो कराएगा जब ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। लाइट का प्रेजेंस बंद करोगे तो ड्रिफ्ट करंट भी, भले वो ड्रिफ्ट करंट बहुत कम लेवल का होता है लेकिन कंट्रोल किससे हो रहा है, बाहर से पड़ने वाली। तो क्या हम कह सकते हैं ये एक डिवाइस है जो लाइट के लिए सेंसिटिव है और वो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल सकता है। क्या लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल सकता है? क्या जनता समझ पा रही है? यानी यार ये डिवाइस रिसीवर का काम कर सकता है। हम रिमोट से कोई सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ता है, और वो रेडिएशन अगर इस डिवाइस के अंदर के ड्रिफ्ट करंट को बढ़ाएगा तो क्या उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है ना? तो पहली बात तो यार फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग मोड में काम करता है। जब फोटोन हम इसमें गिराते हैं तो डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है ना? तो ये किस काम आ सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डिटेक्ट करने के काम आ सकता है, यानी एक्ट एज अ रिसीवर, एज रिसीवर। ये रिसीवर का काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव कर लेता है और उन सिग्नल को किस में बदल देता है, हाँ, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ये लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से है भाई, लाइट का मतलब विजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक नई बात पता चली कि इसमें पेन ड्राइव लगाने की जरूरत ही नहीं है, डब्बा लगा है, इससे दोनों सेंसर भी जुड़ा है और HDMI भी जुड़ा है, तो ये अपने आप में पीसी बन गया पूरा। मैंने पेन ड्राइव उसमें लगाई है लेकिन ले कौन रहा है, सिस्टम ले रहा है। ये तुम लोग के लिए नहीं है यार, समझ तो तुम लोग भी गए होगे।
तो मैंने यहां पे यार देखो यार ग्राफ बनाया है VI ग्राफ, तो ये डिफ्यूजन वाले रीजन पे ग्राफ नहीं बनाया है। डिफ्यूजन वाला रीजन ऐसा होता था इधर, उसमें पॉजिटिव वोल्टेज देने पे पॉजिटिव करंट दिखाते थे। ये मैंने क्या दिखाया है, निगेटिव वोल्टेज बढ़ाया है तो करंट निगेटिव में बढ़ रहा है। तो क्या इस रीजन पे जो ग्राफ दिखाया जाता था वो डिफ्यूजन का दिखाया जाता था या ड्रिफ्ट का दिखाया जाता था? ड्रिफ्ट का। तो मैंने ड्रिफ्ट रीजन वाला करंट दिखाया है, और ये करंट ऑब्वियसली यार लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। मैंने यार आई इंटेंसिटी के लिए यही ग्राफ ड्रॉ किया, फिर 2I के लिए वही ग्राफ। तो किस इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट होगा? 2I पे। ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट होगा। अच्छा, ये वोल्टेज के लिए भी सेंसिटिव होगा। ये जो वोल्टेज हमने लगाया है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रिवर्स बायसिंग भी बढ़ती जाएगी, तो करंट तो वैसे ही बढ़ना चाहिए। क्या वो हमने हल्का सा चेंज दिखाया था, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट में हल्का हल्का फर्क पड़ता है ड्रिफ्ट करंट का, लेकिन बहुत ज्यादा वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये वही ड्रिफ्ट वाला बिहेवियर दिखाया गया है, थोड़ा जूम करके। बात क्लियर है? ड्रिफ्ट करंट है तो ड्रिफ्ट रीजन में बनाया है। ड्रिफ्ट रीजन का करंट इसी तरफ दिखाया जाता था। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? रिवर्स बायसिंग वोल्टेज मोड में काम करता है। यही मेन क्वेश्चन जो है, जितनी बातें मैंने यहां लिखी उसी पे क्वेश्चन होता है यार, कि ये क्या करता है, तो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है या रिवर्स बायसिंग में? रिवर्स बायसिंग में। तो इसमें यार जो करंट फ्लो करता है वो ड्रिफ्ट होता है या डिफ्यूजन होता है? ड्रिफ्ट होता है। तो ये सारी चीजें यहां पे समझ आ रही हैं। कोई दिक्कत है भाई लोग? क्या काम करेगा? तो यार ये सिग्नल रिसीव करने का काम करेगा, यानी रिसीवर की तरह काम करेगा। क्लियर है भाई लोग? अगला डिवाइस है लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, थोड़ा ज्यादा है, अब है तो है यार, बहुत कम करने की कोशिश की तब इतना निकल के आया है। जिन चीजों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही चीजें मैंने कवर करी हैं। तो लाइट एमिटिंग डायोड यानी ये डिवाइस क्या निकालेगा? लाइट निकालेगा। ये डिवाइस लाइट निकालेगा, तभी तो लाइट एमिटिंग हुआ। डिवाइस लाइट निकालेगा कैसे? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये डिवाइस यानी एक डायोड फॉरवर्ड बायसिंग मोड में काम करता है। पिछला डिवाइस रिवर्स बायसिंग में काम करता था, ये कैसे काम करता है? फॉरवर्ड बायसिंग मोड पे। यानी यार देखो, मैंने इस बार P को कैसा दिया है? पॉजिटिव, और N को क्या दिया है? नेगेटिव। यानी ये कैसे मोड में काम कर रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग। देखो यार, P को मैंने पॉजिटिव दिया है, N को नेगेटिव, यानी जैसा सिंबल है उसी के मुताबिक करंट फ्लो कराने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं? अच्छा बताओ, जब भी हम फॉरवर्ड बायसिंग मोड में होते हैं तो किस करंट को बढ़ावा मिलता है? ड्रिफ्ट करंट को या डिफ्यूजन करंट को? डिफ्यूजन करंट को बढ़ावा मिलता है। डिफ्यूजन करंट में एक होता क्या है कि होल भागते हैं N साइड और इलेक्ट्रॉन भागते हैं P साइड। सोचो यार, एक मटेरियल है जिसमें पहले केवल होल ही होल थे और वहां इलेक्ट्रॉन की एकदम बाहर आ गई है। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से, है ना। या यहां इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन थे और यहां पे होल की बाहर आ गई है, मतलब बहुत सारे होल डिफ्यूज करके यहां आ गए हैं। तो यार अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी में, एक लार्ज क्राउड की अवेलेबिलिटी में, इलेक्ट्रॉन की जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी एनर्जी खो के होल का हिस्सा बन जाएं। जब इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में होल होंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल के कॉम्बिनेशन शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल के कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हो कि एक आजाद इलेक्ट्रॉन गुलामी वाली जगह पे चला जाएगा। क्या आजाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है या गुलामी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? आजाद इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी आजादी छोड़ के गुलाम इलेक्ट्रॉन बनने जाएगा तो क्या कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में इससे बाहर निकलेगी। वो एनर्जी विजिबल रीजन की भी हो सकती है, वो इनविजिबल लाइट भी हो सकती है। भाई रेडिएशन, हर रेडिएशन दिखाई देने वाला थोड़ी होता है। तो अब ये इसका मतलब यहां ये सब लाइट कहां से पैदा हो रही है? यहां जो लाइट पैदा हो रही है वो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो रही है। यानी आजाद इलेक्ट्रॉन गुलामी वाली जगह एक्सेप्ट कर रहा है, और जब वो अपनी एनर्जी कम करता है तो बची हुई एनर्जी कहां छोड़ देता है? रेडिएशन के फॉर्म में। अब वो रेडिएशन किस एनर्जी का होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी में कितना अंतर है। जहां कंडक्शन और वैलेंस बैंड की एनर्जी में अंतर ज्यादा होगा वहां हाई एनर्जी के फोटॉन्स निकलेंगे, कम होगा तो कम एनर्जी। यानी हम मटेरियल सही सलामत चूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी का रेडिएशन इससे बाहर निकलेगा। अगर सुटेबल मटेरियल यूज करेंगे, सोचे हमने ऐसा मटेरियल यूज किया है कि उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप विजिबल एनर्जी के फोटोन के एनर्जी गैप के बराबर है, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो हमें दिखाई देगी। हो सकता है हमने ऐसा बैंड गैप चुना हो जो रेड कलर की एनर्जी निकाल सकता है, तो वो रेड ग्लो मारेगा, वो डिवाइस क्या मारेगा, रेड ग्लो। और अगर हमने ऐसा मटेरियल चूज किया है जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो वॉयलेट कलर का या ब्लू कलर का है, तो वो कैसा ग्लो करेगा। यानी हम अपने मन मुताबिक मटेरियल चूज करके जैसे कलर की लाइट उससे निकलवाना चाहते हैं, विजिबल या नॉन विजिबल, वैसा मटेरियल चूज करके, ऐसा बैंड गैप चूज करके हम लोग डिवाइस बना सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। क्या बात समझ में आ रहा है। तो कुछ मटेरियल के नाम यहां याद रखना पड़ते हैं कि किस कलर के लिए कौन सा मटेरियल चूज किया जाता है। खैर, तो यहां पे यार एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर्स, गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे कौन सा कलर निकलता है, रेड। डिफरेंट कलर्स, फिर ये कौन से कलर का है। खैर, ये कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं जिससे हमें विजिबल लाइट वाले लाइट एलईडीज बनाए जाते हैं। तो बस नाम याद रखना यार। एक नाम ये भी दिया है कि यार रेड बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है, तो हम नाम याद रखेंगे यार। जितना दिया है वो वही दिया गया है जो शायद कभी काम आए। एलईडी किस काम आते हैं, एलईडी किस काम आते हैं। हाँ हाँ, तो ये सब रेड के ही हैं, ठीक, रेड के ही हैं भाई। ब्लू के मैं ढूंढूंगा अगर जरूरत होगी तो। एलईडी किस काम आ सकता है। सबसे पहली बात तो यार टीवी पैनल में ही एलईडी यूज होती है। अभी हमने थोड़ा देर पहले रिसीवर की बात करी थी। रिसीवर सिग्नल पढ़ने पे करंट बनाता है, और ये क्या करता है, ये सिग्नल निकालता है। अगर वो विजिबल लाइट का है तो लाइट इमिटिंग सिग्नल हो गया, और अगर वो नॉन विजिबल है तो वो रिमोट का काम कर सकता है। नहीं, यानी एलईडी केवल एलईडी टीवी बनाने के काम नहीं आता, एलईडी की मदद से हम लोग, तुमने अगर गौर किया हो तो वो रिमोट के आगे एक बल्ब सा लगा रहता है, वो एलईडी ही है। वो क्या देता है, नॉन विजिबल सिग्नल देता है, उसका सिग्नल विजिबल नहीं होता है, तो वो रिमोट बनाने के काम आता है। ये एडवांटेज तो यार हम शुरू में लिख ही चुके हैं। हर सेमीकंडक्टर का एडवांटेज क्या है यार, जब तक एलईडी टीवी नहीं आती तब तक वो बड़ा वाला टीवी आता था, याद है यार, उसमें वो पीछे पिक्चर ट्यूब होता था, उसमें पता नहीं, लोग कहते हैं 10,000 वोल्ट जनरेट किया जाता था अंदर, तब जाके टीवी चलता था। हाँ, वही 220 वोल्ट से अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता था, वो उसको बहुत हाई वोल्टेज में बदलता, तब जाके वो टीवी चलता था। तो उसमें यार पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे। और अब देखो यार, ये टीवी पता है 138 वॉट पे चलता है, मात्र 138 वॉट, समझ पाते हो यार। यानी उस जमाने का 20 इंच का टीवी 200-250 वॉट पे चलता था। 20 इंच का टीवी, 20 इंच, और ये कम से कम वैसी 20 टीवी के बराबर तो है ही ये यार। तो वो सब फायदे तो ही हैं। नोटो, जिन्होंने नोट कर लिया है
वो साथ में क्वेश्चंस करते जाएं। अच्छा, ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में काम करता है या रिवर्स बायसिंग मोड में? फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी अगर इसमें कोई वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ड्रॉ करे तो कैसे ड्रॉ करेगा? इस रीजन में ड्रॉ करेगा। बात क्लियर है? इसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है या डिफ्यूजन करंट? डिफ्यूजन करंट। तो यही यार छोटे छोटे पॉइंट बना के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर हमें पूरी जानकारी है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। टिकट तो यार बटे नहीं इंडिया इंग्लैंड के, किसी को जानकारी है कहाँ मिलते हैं? ऑनलाइन बिके ही नहीं यार कभी। बहुत पहले बिके थे पूरे। अब 2000 वाली 20,000 की मिलेगी। 2000 वाला 20,000 का मिलेगा। यहाँ से राजस्थान बाइक से कितना लगेगा? हाँ, यहाँ से राजस्थान बाइक से लेना है कितना टाइम लगेगा? मैं राजीपुरम जाता नहीं हूँ। राजीपुरम कहाँ है? नहीं यार, ये जो मटेरियल लिखे हुए हैं ये गैलियम आर्सेनाइड, हर तरह के कलर एलईडी इन मटेरियल से बनाए जा सकते हैं। इसमें इम्प्यूरिटी सही चूज करना पड़ती है। ये जो लिखा है फॉर रेड लाइट, ये केवल बैंड गैप लिखा है। अगर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप होगा तो उससे रेड कलर निकलेगा। ये जो लिखे हैं ना मटेरियल, ये मटेरियल हर तरह की एलईडी बनाने के लिए लिखे हैं। ये जो कलर एलईडी है वो बनाने के लिए ये सारे मटेरियल यूज होते हैं, है ना। इसमें जो इंप्यूरिटी मिलाई जा रही है उसका इंप्यूरिटी सुटेबल यूज करना पड़ता है। तो इतनी बातें हो गई यार, नोट कर लिया भाई लोग? क्वेश्चन भी साथ में करते जा रहे हैं। कितने कर लिए? बस, बहुत बढ़िया है। जो पिछले साल वाले रखे होंगे तुम्हारे पास, पढ़ाया था ना? ठीक। अगला नाम है सोलर सेल। तो पहली बात तो यह है कि सोलर सेल में हम कोई बैटरी नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास बैटरी है ही है तो फिर सोलर सेल की जरूरत क्या है। तो सोलर सेल से हम क्या उम्मीद करते हैं कि बिना बैटरी लगाए भी करंट दे। सोलर सेल से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करे, है ना। इट कन्वर्ट लाइट सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल, यानी यार लाइट की मदद से अब हमें करंट मिलेगा।
लाइट डालेंगे और करंट मिलेगा। आलू डालेंगे, ये कौन बोला यार? आलू डालने से सोना मिल सकता है क्या यार? नहीं बोला यार, वो एडिट किया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो यार लाइट सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाना है तो हमें ये सोलर सेल यूज करना है। तो मुझे बता यार, लाइट के लिए सेंसिटिव कौन सा हिस्सा होता है, डेप्लीशन वाला या डिफ्यूजन वाला? डेप्लीशन रीजन में अगर लाइट डालते हैं तो कौन सा ड्रिफ्ट करंट को बढ़ावा मिलता है, यानी यहां जो इस सोलर सेल में करंट मिलने वाला है वो डिफ्यूजन करंट मिलने वाला है या ड्रिफ्ट करंट मिलने वाला है। क्यों? जब हम अब लाइट डालना कहां है? तो यार डिफ्यूजन रीजन में लाइट डालने से कोई फायदा नहीं है, हमें लाइट डालना है डेप्लीशन रीजन में, यानी पीएन जंक्शन डायोड के डेप्लीशन रीजन में हमें लाइट डालना है। यार ये मैंने डेप्लीशन रीजन यहां कहीं दिखाया, और इसको अगर हम लाइट डालेंगे तो क्या होगा बता यार? लाइट डालने से क्या होता है डेप्लीशन रीजन में? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर किस पे डिपेंड करते हैं? कितने जनरेट होंगे? जितना ज्यादा लाइट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो उतना ज्यादा ये सर्किट क्या देगा? करंट देगा। नहीं, अब यार यहां पर करंट नेचुरल तरीके से मिलेगा तुम अगर लाइट डालोगे, लेकिन अगर हल्का फुल्का तुम बैटरी का फेवर लगा दो तो करंट और ज्यादा मिलेगा। नहीं, वो बैटरी का फेवर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को और कह सकते हैं करंट को और इनहेंस करने के लिए लगाया जा सकता है, बट मैं करंट वोल्टेज 0 भी कर दूं ना तो भी करंट मिलेगा। क्या जनता समझ पा रही है? लाइट सिग्नल ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा रहा है, डिफ्यूजन करंट में कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? डिफ्यूजन करंट पे तब फर्क होता है जब हम उसको बायसिंग करते। अब रूम टेम्परेचर पे जो फोटोन मौजूद भी हैं उसकी मदद से वो डिफ्यूजन नहीं करा पा रहे हैं, तो बायसिंग हम कर नहीं रहे हैं। तो यार इस सर्किट के लिए हमें लाइट डालना है डेप्लीशन रीजन में। तो भैया डेप्लीशन रीजन तो बहुत थिन रीजन होता है, वहां तक लाइट कैसे पहुंचाई जाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते समय एक ध्यान रखा जाता है। तुम देखो यार, जब भी कोई डिवाइस को किसी वायर से कनेक्ट किया जाता है तो उसके साथ मेटेलिक कॉन्टेक्ट बनाया जाता है। नहीं भाई, मेटेलिक कॉन्टेक्ट बनाया जाएगा तो नीचे पूरी एक प्लेट लगा दी जाती है जो इस डिवाइस के साथ कॉन्टेक्ट में एक एंड डिसाइड करेगा, और दूसरे एंड पे प्लेट ना लगा के एक त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, ऐसे त्रिशूल जैसा। कारण कि अगर हम इसको प्लेट से कवर कर देंगे तो लाइट सिग्नल के लिए एक्सपोज नहीं रहेगा। तो एक एंड कवर कर दिया जाता है और एक एंड एक्सपोज रखा जाता है ताकि क्या हो, लाइट सिग्नल इसमें गिरते रहे। अब यार क्या ये मटेरियल वैसे भी बहुत थिक नहीं होता है, होता सब बहुत थिनी लेवल पे है, तो लाइट सिग्नल ऊपर डालोगे तो अंदर तक उसका कुछ ना कुछ असर जाएगा, और अंदर असर जाएगा तो वो डेप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, उसकी वजह से कौन सा करंट बढ़ने लगेगा? ड्रिफ्ट करंट हम हमेशा एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं या नीचे? डिफ्यूजन ऊपर ड्रॉ करते हैं, ड्रिफ्ट नीचे ड्रॉ करते हैं। हालांकि ड्रिफ्ट हम इस तरफ ड्रॉ करते थे, क्यों? उस समय हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाया करते थे, और इस बार मैं रिवर्स बायसिंग वोल्टेज 0 भी रखूंगा तो भी कुछ ना कुछ करंट देगा। नहीं, अगर तुम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगा दो ना तब तो वो करंट और बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ यहां बना है, लेकिन अगर और पीछे बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन हम वोल्टेज देंगे क्यों? अरे हमारे पास बैटरी होती तो फिर हमें सोलर सेल की जरूरत क्या होती? क्या जनता समझ पा रही है? अब यार वैसे तो हमें 0 वोल्टेज पे करंट मिल रहा है, अगर तुम इसको फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज देने लगो तो क्या होगा? तो यार वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वीक होने लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन कम होने लगेगा, और कम होने लगेगा तो करंट 0 हो जाएगा। यानी ये करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है 0 वोल्टेज लगाओ करंट पाओ। लेकिन फिर भी कोई ग्राफ समझने के लिए बदलना चाहता है जबरदस्ती, कह रहा है कि नहीं हम थोड़ा सा फेवर में वोल्टेज लगाना चाहते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, 0 हो रहा है। तो कई बार इसका ग्राफ पूछा जाता है, क्योंकि पिछले दोनों में ग्राफ की बात करी है, तो ग्राफ तुम्हें हमेशा नीचे वाले रीजन में बनाना है। कायदे से तो ग्राफ एक डॉट दिखाना चाहिए, क्यों? क्योंकि 0 वोल्टेज पे बस एक डॉट ही तो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर कोई वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट घटने लगेगा, और घटाएगा निगेटिव में बढ़ाएगा तो वोल्टेज थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा।
लेकिन ग्राफ इतने रीजन में ड्रॉ किया जाता है। बात क्लियर है भाई लोग? तो यहां हम कोई बायसिंग नहीं कर रहे हैं, लाइट को एक्सपोज करने का इंतजाम किया गया है ताकि वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाए। किस काम आते हैं सोलर सेल? तो सोलर सेल क्या करते हैं? लाइट सिग्नल को बिजली में पैदा करते हैं, और बिजली किस काम आती है सबको पता ही है। अगर रिवर्स कोई लगाएगा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन में मदद मिलेगी। फॉरवर्ड लगाने की जरूरत क्या है? क्या दिया है मेरे पास? कौन सा क्वेश्चन है? 30th या 13? Which PN junction diode not used in reverse bias? रिवर्स बायस में कौन सा यूज नहीं किया जाता है? हाँ, एलईडी रिवर्स बायस में यूज नहीं होता। सोलर सेल चाहो तो यूज कर लो। ए एंड सी नॉट यूज्ड इन रिवर्स बायस, तो सही है यार, ए एंड बी सही है भाई। हम करते नहीं है ना यार। ये बताओ यार, सोलर सेल का मकसद क्या है? बिना एनर्जी सोर्स के एनर्जी पाना। तो हम लाइट डालेंगे और करंट पाएंगे, उसमें जबरदस्ती बैटरी क्यों लगाएंगे? तो इसमें हमने कोई बायसिंग वोल्टेज देने की बात ही नहीं करी है। इसमें हम कोई बायसिंग वोल्टेज देते ही नहीं है। लेकिन अगर दोगे फॉरवर्ड में तो करंट बढ़ने के बजाय घट जाएगा। तो ये बिहेवियर समझाने के लिए बताया गया है, बायसिंग वोल्टेज दिया नहीं गया है। क्या बताओ, नेचुरल तरीके से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही है। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी होती है। तो ये तीनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे। पहला डिवाइस था जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा था, और ये आखिरी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं, पहला डिवाइस क्या था? हाँ, वो भी लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा था, बिल्कुल उस सिग्नलिंग के काम आ रहा था। और ये भी लाइट को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, मगर इस बार जरूरत इलेक्ट्रिकल ही है, ये इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत के लिए ही है। और दूसरा डिवाइस हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो लाइट जनरेट कर रहा था, है ना, रिमोट का काम कर सकता है या एलईडी काम कर सकता है। और अब एक और आखिरी डिवाइस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनर डायोड। जेनर डायोड ये थोड़ा अलग है। हम लोगों ने यार अब तक फॉरवर्ड बायसिंग मोड में बातें करी हैं, रिवर्स बायसिंग मोड में बातें करी हैं, मगर हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज पे बात नहीं करी। हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज इतना हाई होता है कि उस पे जनरली मटेरियल उतनी थर्मल स्टेबिलिटी मटेरियल के अंदर नहीं होती है। लेकिन ये डिवाइस बनाए ही जाते हैं ताकि इनको ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन में भी काम में लाया जा सके। यानी ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जो थर्मली इतना स्टेबल हो कि अगर इतने करंट फ्लो कर रहा है, इतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो भी ये मटेरियल खराब ना हो। तो पहली शर्त तो यह है कि जेनर डायोड किस मोड में काम करते हैं? फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स बायस। और रिवर्स में भी ब्रेक डाउन वोल्टेज के करीब जब उसमें एवलांच करंट फ्लो करता है, उस रीजन पे भी ये काम कर सकते हैं। बात क्लियर है? किस काम आते हैं? तो जेनर डायोड का एक एप्लीकेशन समझाया गया एज वोल्टेज रेगुलेटर।
ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर ये है कि सोचो कि एक हमारे पास डिवाइस है और ये डिवाइस 60 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं झेल सकता है। 60 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं झेल सकता है। हमने यार इस स्लॉट पे बैटरी लगाने का फैसला किया है। कभी हम इसमें गलती से 50 लगा देते हैं, कभी 100 लगा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि 100 लगाने पर हमारा डिवाइस खराब ना हो। ये मकसद है कि ये डिवाइस 100 लगाने पर भी खराब ना हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइस के पैरेलल में एक जेनर डायोड लगाते हैं और इस जेनर डायोड का अपना वोल्टेज लिमिट है। हम लोग ने यार जेनर डायोड का एक ग्राफ दिखाया था। उस ग्राफ में मैंने समझाया था कि एक लिमिट से ऊपर वोल्टेज पर ये इनफाइनाइट करंट अपने अंदर ला देता है। अब हमें वोल्टेज में बदलाव नहीं करना पड़ता और हल्के से वोल्टेज पे करंट में बहुत लार्ज करंट फ्लो करने लगता है। इसका मतलब हर जेनर डायोड की एक वोल्टेज लिमिट है, वो ब्रेकडाउन से थोड़ा ज्यादा होती होगी। ब्रेकडाउन से थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा वोल्टेज उसमें आ ही नहीं पाता है। क्यों? वोल्टेज अगर तुम लाओगे भी तो वो लार्ज करंट फ्लो कराने लगेगा, लेकिन वोल्टेज उससे ज्यादा नहीं संभव है। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो यार, इस जेनर डायोड का वो वोल्टेज VZ है। वो वोल्टेज कितना है? VZ। मान लिया ये VZ इसका कितना है? मैंने इस डिवाइस का कितनी लिमिट बताई थी? 60 वोल्ट बताई थी। मैंने कहा ये डिवाइस 60 वोल्ट से ज्यादा झेल नहीं सकता है। और जेनर डायोड की वो लिमिट भी कितनी है? 60 वोल्ट, जिसमें इनफाइनाइट करंट हो जाता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस डिवाइस पे एक वोल्टेज लगा रहा हूं जो 40-50 वोल्ट है, कितना है? 40-50 वोल्ट। तो क्या ये डिवाइस, पहली बात तो बताओ, फॉरवर्ड मोड में है या रिवर्स मोड में है? रिवर्स में है। ये जेनर डायोड है, क्योंकि जेनर डायोड है तो इसका थोड़ा स्टाइलिश तरीके से इसका सिंबल बन जाता है। सिंबल जैसे नॉर्मल डायोड का सिंबल कैसा होता था, ऐसा जेनर डायोड का सिंबल में ऐसे Z और बना देते हैं। ये जेनर डायोड। तो ये रिवर्स बायसिंग मोड में है। मैंने कहा कि अभी मैंने इसमें 40 वोल्ट लगाया, जबकि ये ब्रेकडाउन इसका कब होता है? तो क्या 40 वोल्ट के दौरान ये डिवाइस अपने रास्ते कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा? ये अपने रास्ते, यानी इस रास्ते में इस समय क्या होगा? ओपन सर्किट, जब मैंने वोल्टेज ब्रेकडाउन लिमिट के अंदर रखा है। और जब ये ओपन सर्किट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा करंट इस डिवाइस के रास्ते फ्लो करेगा। ये एक प्रोटेक्टिंग रजिस्टर लगा दिया गया है, इस डिवाइस के थ्रू पूरा करंट फ्लो करेगा और डिवाइस को कोई खतरा नहीं है। 40 वोल्ट तो लगाया है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब सोचो, मैंने यार इसमें 100 वोल्ट लगा दिया। अच्छा, कोई पूछे यार इसका आउटपुट वोल्टेज इस समय कितना होगा? तो बड़ा आसान है। क्या पता है इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगा इस समय? I इक्वल टू होगा V/R प्लस R लोड। ये करंट होगा। कोई पूछे यार करंट आ गया है तो बताओ यहां इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो वोल्टेज होता है I इंटू R, तो हम आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं। अरे वोल्टेज क्या होता है? I इंटू R होता है। तो बता यार इस लोड के अक्रॉस, इस डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? I की जगह ये उठा के रख दो, इंटू R लोड कर दो, तो वोल्टेज आ गया। कोई दिक्कत है? अभी मैं बात कर रहा हूं कि वोल्टेज हमने लिमिट के अंदर रखा है तब। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस वोल्टेज को लिमिट से ज्यादा कर दूं, यानी 100 वोल्ट लगा दूं, तब क्या होगा? बता यार, जैसे ही मैं इसको 100 वोल्ट लगाऊंगा तो इस डिवाइस का क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन होने का मतलब ये नहीं कि इसमें 100 वोल्ट आ जाएगा, इसमें 60 के आसपास से ज्यादा आ ही नहीं पाता। इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो 60 वोल्ट का इसमें वोल्टेज आएगा, तो बाकी 40 वोल्ट किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। यार बगल में ये प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस लगा है, तो 60 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा। अगर पता है जेनर डायोड में 60 वोल्टेज है तो डिवाइस में भी कितना होगा? अगर मैं यहां 110 कर दूं तो यहां 60 आएगा, यहां 50 आ जाएगा। इस डिवाइस को कितना मिलेगा? 60 ही मिलेगा। क्या ये जनता समझ पा रही? रही बात कि सर जैसे जैसे आप यहां वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या यहां करंट भी तो बढ़ रहा होगा? बिल्कुल बढ़ रहा होगा, लेकिन उस करंट का मैक्सिमम हिस्सा किससे पास कर रहा होगा? जेनर डायोड से। डिवाइस से उतना ही करंट पास कर रहा होगा जितना 60 वोल्टेज पे करना चाहिए।
क्या इस तरीके से हम इस डिवाइस को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यानी इस डिवाइस को हर हाल में कितना वोल्टेज मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 60, और कम चाहे जितना मिले, कम में थोड़ी खतरा है। क्या जनता समझ पा रही है? तो यार बताओ, अगर हम वोल्टेज को जेनर लिमिट से ज्यादा कर देंगे तो आउटपुट वोल्टेज उस समय किसके बराबर होगा? जेनर वाले वोल्टेज के बराबर होगा, उससे ज्यादा वोल्टेज उसके अंदर नहीं आएगा। और जितना भी करंट इस वोल्टेज के बढ़ाने से बढ़ेगा, वो करंट कौन झेलेगा? नहीं, रेजिस्टेंस से तो होना ही है, जेनर डायोड झेलेगा, इसके थ्रू वो करंट पास नहीं करेगा। क्या समझ गया यार कि जेनर डायोड कैसे काम करता है? नोट कर ले। तो अभी यार डायोड तक के सारे क्वेश्चन सबको करके आना है, पूरे डायोड के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे और ट्रांजिस्टर भी खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। ट्रांजिस्टर भी दे ही देते हैं। अच्छा, अगली क्लास में देना, अगली क्लास में और कम आएंगे।